हेलो एंड वेलकम न्यू क्लास। आज हम बात करेंगे महासागरीय जलधाराओं की। जहाँ पे हम कल पहुँचे थे, जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, इसके प्राकृतिक कारक, आंतरिक कारक, बाह्य कारक, इन सब पे हमने चर्चा कर ली थी। अब आपने प्रकारों में दो तीन चीज़ें सुनी होंगी, एक तो ड्रिफ्ट, एक करंट और एक स्ट्रीम। ड्रिफ्ट, करंट एंड स्ट्रीम। तो ड्रिफ्ट क्या होता है? जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। प्रवाह का मतलब ड्रिफ्ट। इस गति तथा सीमा की, इसकी गति और इसकी सीमा निश्चित नहीं होती है। चूंकि यह केवल ऊपरी जल के कारण एक गति प्राप्त करती है, इसलिए इसकी गति क्या होती है? मंद होती है। ठीक है। और साथ ही साथ में चूंकि वे ही जल संचालयमान होते हैं जो कि हवा के संपर्क में आते हैं, तो जो ड्रिफ्ट होगा वो कैसा होगा? वो केवल महासागरों के ऊपरी सतह पर होगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया था अटलांटिक प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। दूसरा होता है धारा, करंट। जब महासागर की जलधारा या महासागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत एक निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो, उसे क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। इसकी गति प्रवाह अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यह उन्हीं कारणों से होते हैं जिन कारणों पे हमने पिछली क्लासेस में चर्चा की है। अगला स्ट्रीम। जैसे आपने सुना था गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। तो स्ट्रीम क्या होता है? जब महासागर का अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। इसकी गति सबसे अधिक होगी। और सिंपल सी बात है कि खाड़ियों की जो जलधारा है या गल्फ स्ट्रीम है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होंगे। ठीक है। तो हम चलते हैं उस टॉपिक पे जो टॉपिक आपके स्क्रीन पे है और उसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं उत्तरी अटलांटिक की जलधारा। उत्तरी अटलांटिक की जलधारा। जैसा आपके देख पा रहे हैं कि जो उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा अगर देखें तो वह यही है जो मैंने कल आपको 0 से 5 तक बताया था, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक ऐसी जलधारा जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहना शुरू हो गई। ठीक है। आगे चलकर सेम चीज़ें दक्षिण में होती है, यानी 0 डिग्री से उत्तर 5 डिग्री और 0 डिग्री से दक्षिण 5 डिग्री एक जलधारा होगी जो सीधे आगे की ओर बढ़ेगी अटलांटिक महासागर में। चूँकि हम अटलांटिक महासागर की जलधाराएं पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली अभी पहले हम चर्चा करेंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा पर। और आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये जलधारा जो उत्तर विषुवतीय जलधारा है वो आगे की ओर बढ़ती है और बढ़कर ये जलधारा फ्लोरिडा के एक खाड़ी में जाकर तमाम भागों में टूट जाती है। लेकिन जब यह फ्लोरिडा के जो है खाड़ी में जाकर टूटती है तो इसे कहते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। ठीक है। और फ्लोरिडा की जलधारा जो होती है वो यहाँ पे फ्लोरिडा के तट से टकराकर ऊपर 30 डिग्री के अक्षांश तक पहुँचती है, तट के सहारे। ठीक है। तट के सहारे लगभग 30 डिग्री अक्षांश तक बहती है। उसके बाद जो क्षेत्र है गल्फ का क्षेत्र, गल्फ स्ट्रीम कहलाता है वहाँ का जलधारा। जब यह फ्लोरिडा के खाड़ी से निकलकर फिर से अटलांटिक ओशन में आती है
तो इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम इसको सर्वप्रथम पोंस डी लियोस ने 1513 में बताया था, ठीक है। और कहा गया, अब यह गल्फ स्ट्रीम आगे की तरफ बढ़ती जाती है और लगभग 40 डिग्री पे जाते जाते यहाँ से ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली एक ठंडी जलधारा, जिसे लेब्राडोर की जलधारा कहते हैं, उधर से आकर इसी गल्फ स्ट्रीम में मिलती है। और इसी गल्फ स्ट्रीम में मिलने के साथ में वह धीरे धीरे पूरब की तरफ मुड़ने लगती है और आगे जाकर कनारी की जलधारा बनाती है। कहाँ पे? जब वह आगे जाती है तो एक जलधारा तो ऊपर यूरोप की तरफ चली जाती है, लेकिन दूसरी जलधारा ये अभी तक गर्म है, अभी तक ये जलधारा गर्म है, ये यूरोप की तरफ ऊपर निकल जाती है। लेकिन कुछ जलधाराएं इधर अफ्रीका से टकराकर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती हैं और अफ्रीका से जब ये जलधाराएं नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती हैं तो ऊपर का जल का संवहन विषुवत की तरफ होने लगता है और ऊपर का जल जब खींचकर विषुवत की तरफ आने लगेगा तो नीचे की एक धारा कनारी, जिसको हम कहेंगे ये एक ठंडी जलधारा है, जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे मडेरिया तथा केप वर्ड के बीच में बहती है, ठीक है, जो स्पेन के तट से मुड़कर दक्षिण की ओर कनारी द्वीप से होकर उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे अग्रसर होती है। इस धारा की उत्पत्ति आगे चलकर जब इसकी उत्पत्ति के क्षेत्र में यह प्रवेश करती है, कहाँ पर? कनारी के क्षेत्र में। तो कनारी का क्षेत्र एक वैश्विक पछुआ पवनों के प्रवाह का क्षेत्र है और जैसे ही ये पछुआ पवनों के प्रवाह में आता है, ये फिर से तीव्र गति से ध्रुवीय जो 0 डिग्री की तरफ आगे बढ़ने लगता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसी के क्षेत्र में कुछ ऐसी जलधाराएं हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं आपको एक तरफ से जलधाराओं के नाम गिनाऊं तो जमैका, फ्लोरिडा, क्यूबा, टोबैगो, गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर, न्यू फॉकलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, इर्मिंगर, रैनेल, कनारी, इसमें 2 जलधाराएं, एक तो लेब्राडोर जिसको ग्रीनलैंड की जलधारा, ये ठंडी है और साथ ही साथ में कनारी की जलधारा, ये भी कैसी है? एक ठंडी जलधारा है, ठीक है। अब अगर एक बार फिर से मैं आपको स्टोरी सुनाऊं तो वही उत्तरी विषुवतीय जलधारा ब्राज़ील के सौ रॉक के आंतरिक भाग से टकराकर उत्तरी कैरेबियन सागर में प्रवेश करती है। उत्तरी कैरेबियन सागर में प्रवेश करती, कैरेबियन सागर यानी जो आप देखेंगे कि जो फ्लोरिडा का क्षेत्र है उधर उत्तरी कैरेबियन सागर में प्रवेश करती है, जहाँ द्वीपों से टकरा के कई भागों में विभक्त हो जाती है। द्वीपों के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ा एंडलीफ की जलधारा, जमैका की जलधारा, टोबैगो की जलधारा, क्यूबा की जलधारा। आगे चलकर मैक्सिको की खाड़ी में यह सब मिल जाती हैं और फ्लोरिडा की जलधारा बनाती हैं। यहाँ से गर्म एवं तीव्र जलधारा जिसको हमने एक फ्लोरिडा जलधारा का जो न्यू फॉकलैंड तक चलती है, इसे गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं। लगभग 30 से 35 डिग्री के बाद यह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने लगती है
और नॉर्वे तट तक पहुंचती है, जिसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं। यह कई दिशा में विभक्त हो जाती है और आइसलैंड के दक्षिण में इरविंगर जलधारा, नॉर्वे तट पर नॉर्वे धारा, फ्रांस तट पर रैनिल धारा कहते हैं। धीरे धीरे यह जलधारा पुनः 0 डिग्री के आसपास आने लगती है और कनारी, जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित क्षेत्र है, उसके बगल में एक कनारी जलधारा प्रवाहित होती है, जो तुलनात्मक ठंडी जलधारा है, जो आगे चलकर गिनी जलधारा से मिल जाती है और वह जलधारा क्या आगे चलकर वैश्विक पछुआ प्रवाह में जाकर मिल जाती है, जो वैश्विक करंट है उसमें जाके मिल जाती है। तो इस प्रकार से एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण हो रहा है और इस चक्रीय प्रवाह के निर्माण के कारण बीच में यानी आसपास के सारे जल संचालयमान होते हैं, लेकिन मध्य का जल शांत है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, मध्य का जल शांत है और इसी शांत में सारगैसो नाम की एक घास उगती है, इसीलिए इस क्षेत्र को सारगैसो सागर कहते हैं, जो कि यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है, सारगैसो सागर। ठीक है। तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर की अगर बात करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिण विश्वतीय गर्म जलधारा बह रही है। आगे चलकर यह ब्राज़ील से क्या हो रही है, टकरा रही है, ब्राज़ील के तट से टकरा रही है और टकराकर दक्षिण की ओर ब्राज़ील तट के समांतर चल रही है, जिसे ब्राज़ील की जलधारा कहते हैं। और यहाँ पर 30 से 35 डिग्री अक्षांश पहुँचने के बाद में यह पछुआ पवनों के प्रवाह के क्षेत्र में आ जाता है। साथ ही धरती की घूर्णन गति और विक्षोभ बल से पछुआ पवन प्रवाह के साथ यह आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के साथ साथ अब यह ध्रुवीय क्षेत्र यानी दक्षिण में आप देखेंगे तो 35-40 के बाद में ध्रुवीय क्षेत्रों का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लैंड की कमी है। ठीक है। और एक ठंडी जलधारा बहती है, जिसे वैश्विक जलधारा कहते हैं, वहाँ जाके मिल जाती है। और कौन सी, आगे चल के वो ब्राज़ील की धारा और फॉकलैंड की धारा, और ये जाकर ये सीधे पूरे वैश्विक ग्लोब पर टहलती रहती है। लेकिन हाँ, कुछ जो पवन है या फिर जो ऊपर की तरफ उठ रहा है सागर के क्या कहते हैं, विक्षेप के कारण, तो वह जाकर आगे अफ्रीका के तट से टकराता है, अफ्रीका के दक्षिण तट से टकराता है और उत्तर की ओर मुड़ जाता है, जिसे वैगुला की जलधारा कहते हैं, जो एक तुलनात्मक ठंडी जलधारा होती है, जो उत्तर की ओर दक्षिण विश्वतीय क्षेत्र में जाकर, जो वहाँ पे गर्म जलधारा है उससे जाकर मिल जाती है और एक चक्रीय प्रवाह बनाती है। तो इस प्रकार से एक चक्रीय प्रवाह बना रही है, कौन बना रहा है, दक्षिण अटलांटिक की जलधारा। ठीक है। आइए बात करते हैं प्रशांत महासागर की। तो प्रशांत महासागर में एक तो उत्तरी विश्वतीय जो कि मैक्सिको के तट से प्रारंभ होकर पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। और आगे जाकर ये फिलीपीन के तट तक पहुंचती है और पूर्व में कैलिफोर्निया की जलधारा, जो कि तुलनात्मक ठंडी तक पहुंचती है। और साथ ही साथ अगर देखें
तो इस कैलिफोर्निया की जलधारा तक पहुंचने के साथ साथ में इसमें दक्षिण पूर्वी मानसूनों का योग, कहाँ पे? प्रशांत महासागर का मानसून, अपने यहाँ का नहीं, मानसूनों के योग से इस धारा का निर्माण होता है। जैसे जैसे धारा पश्चिम की ओर अग्रसर होती है उसमें दाहिने ओर से उपशाखाएं मिलती जाती हैं और जल का आयतन बढ़ता जाता है। ठीक है। अब जैसे अगर हम देखें कि प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं, तो उत्तर विश्वतीय जलधारा, क्यूरोशिवो या काली जलधारा, शुशिया, उत्तरी प्रशांत प्रवाह और अलास्का, ये गर्म जलधाराएं हैं। अलास्का तुलनात्मक गर्म है। ये ठंडी अगर देखें तो आइशियो, अर्गेस्टकस, कैलिफोर्निया, ये जलधाराएं उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती हैं। ठीक है। अब अगर दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें तो यहाँ पे गर्म जलधारा दक्षिण विश्वतीय प्रवाह, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई प्रवाह बहती है। फिर ठंडी देखें तो ठंडी पछुआ प्रवाह, जो पूरे मैंने बताया था ग्लोब पे घूमती हैं। उसके बाद पेरू जो की जलधारा हम्बनटोटा की जलधारा होती है। ये एक सामान्य जलधाराएं होती। ठीक है। आयुसीओ को ही हम क्यूराइल ठंडी जलधारा के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसको क्यूरोशिवो तंत्र के जो देखो क्यूरोशिवो तंत्र ही नाम से जानते हैं। जैसे आप देखेंगे क्यूरोशिवो की धारा है, क्यूरोशिवो प्रसार है, उत्तरी प्रशांत सागरीय प्रवाह है, शुशिया की जलधारा है, प्रति क्यूरोशिवो जलधारा है। तो ये सब क्यूरोशिवो में ही आ जाते हैं। ठीक। तो जब आप क्यूरोशिवो के नीचे आएंगे तो ये बेरिन जल डमरू आपका होमवर्क है, कहाँ है क्या है वो सब आप कर लीजिएगा। बेरिन जल डमरू से होकर दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है, जिसके द्वारा वह आर्कटिक सागर के ठंडे जल को प्रशांत महासागर में लाया जा रहा है। लगभग 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी एक शाखा पूर्व की ओर मुड़ जाती है तथा आयोशिन और क्यूरोशिवो धारा से मिल जाती है। दूसरी शाखा दक्षिण की ओर जापान के पूर्वी तट से प्रवाहित होती है, जिसे अटलांटिक महासागर की लैब्राडोर जलधारा कहते हैं। और सिंपल सी बात है, मैंने बताया था एक तरफ तो गर्म जलधारा, कौन सी गर्म जलधारा? क्यूरोशिवो और अलास्का, ये दोनों मिल रही है। यानी एक ठंडी और एक गर्म जलधारा क्या हो रही है? मिल रही है। तो एक ठंडी और एक गर्म जलधारा मिलने से क्या होगा? एक धुंध क्षेत्र का निर्माण होगा और यह धुंध क्षेत्र का निर्माण ही है जो कि इस क्षेत्र को नाविकों के लिए बहुत ज़्यादा दुर्गम बना लेता है। इसके अलावा जो प्रशांत महासागर से पूछे जाने वाले अक्सर प्रश्न हैं वह यह हैं अल नीनो और लालीना। अनलीना एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू तट पर होती है। सामान्य दशाओं में यह 4-5 वर्षों के अंतराल पर होता है। 25 दिसंबर के आसपास उत्पन्न होने के कारण इसे चाइल्ड क्राइस्ट भी कहते हैं। इसके कारण पेरू तट पर मछलियां मरने लगती हैं। गरीब मछुआरे इसे क्रिसमस का उपहार मानते हैं। अनलीना वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसका प्रभाव भारत के जलवायु पर पड़ता है। चूँकि हमारे समुद्री क्षेत्र गर्म हो जाते हैं और गर्म हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? ज़्यादा भाप बनेगा और ज़्यादा भारत में अच्छी मानसून होगा।
अल्लीना के विपरीत लालीना एक ठंडी जलधारा है। यह अल्लीना का ही ठंडा रूप है। इसे जो है भारत में मौसम अगर समुद्र गर्म होगा तो समुद्र पर लो प्रेशर होगा, भारत पर लो प्रेशर, तो मानसून क्या होगा, खराब हो जाएगा। लेकिन अगर लालीना है तो समुद्र पर हाई प्रेशर, भारत पर लो प्रेशर, यानी यह ढाल और ज़्यादा मजबूत होगा, भारत में मौसम और अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं अनलीना और लालीना। अनलीना में मौसम खराब होगा, भारत में भारत में वर्षा कम होगी, लालीना में भारत में वर्षा अच्छी होगी। ठीक है, तो ये रहा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब अगर हिंद महासागर की बात करें तो दक्षिण हिंद महासागर की जलधाराएं अन्य महासागरीय जलधाराओं जैसी सामान्य जल वितरण प्रेषित करती हैं। दक्षिण विश्वतीय गर्म जलधारा की उत्पत्ति जो पश्चिम की ओर वैश्विक प्रवाह होता है उससे आगे चलकर मेडागास्कर तट से टकराकर पूर्व में अगुलास की जलधारा उत्पन्न करती है। मेडागास्कर के पूर्व मोजाम्बिक की जलधारा के रूप में प्रवाहित होती है और मोजाम्बिक चैनल से आगे चलकर दक्षिण में अगुलास से मिल जाती है। लगभग 30 से 35 डिग्री तक पहुंचने के बाद में पछुआ पवनों एवं विक्षोभ बल के कारण मुड़ने लगती है एवं ठंडी जलधारा, जो वैश्विक ठंडी जलधारा जिसको हमने कहा था पूरे ग्लोब में चलती है, उससे मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जिसे दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई जलधारा के रूप में कहते हैं, जो तुलनात्मक ठंडी जलधारा है, जो उत्तर की ओर दक्षिण विश्वतीय जलधारा से मिलकर एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ पर जो देखने की बात ये है वो उत्तरी हिंद महासागर में ये उत्तरी हिंद महासागर लगभग स्थलबंध तथा ध्रुवीय क्षेत्रों से संपर्क से रहित है, जहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार लगभग मध्य में स्थित है। जो प्रायद्वीपीय पठार भारत है लगभग मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ जलधाराओं की चक्रीय स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाती और साथ ही मानसूनी पवनों का प्रवाह के कारण जो है यहाँ पे दिशा मानसून के अनुरूप हो जाती है। ग्रीष्मकाल में भारत पे लो प्रेशर, समुद्र पे हाई प्रेशर, तो ग्रीष्मकाल में दक्षिण पूर्व से मानसूनी पवनों की दिशा के अनुरूप दक्षिण पश्चिमी मानसून गर्म जलधारा का प्रवाह अरब सागर से विस्थापित करता है। यानी जब भारत में लो प्रेशर बनेगा और समुद्र में हाई प्रेशर बनेगा तो हवाएं तेज़ी से भारत की तरफ आएंगी, तो हवाओं की इस रगड़ से सोमालिया तट से जो अरब सागर है, सोमालिया तट तक जो है पूरा ऊपर का जो गर्म पानी होगा भारत की तरफ प्रवाहित होने लगेगा। तो सोमालिया तट पे नीचे की जलधारा ऊपर की ओर आ जाएगी और नीचे की जलधारा जब ऊपर की ओर आ जाएगी तो वहाँ पे एक ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होगी, क्योंकि नीचे की जलधारा ठंडी है। वहीं शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के अनुरूप इनका प्रवाह होता है। इसके अनुसार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर मानसूनी गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। शीतकाल में सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ साथ उत्तर पूर्वी मानसून जलधारा और दक्षिण विश्वतीय जलधारा में अभिसरण के कारण प्रतिविश्वतीय जलधारा उत्पन्न हो जाती है, जो एक गर्म जलधारा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि अभी हमने ठंडी जलधाराओं के लिए दो, एक तो मैंने कहा ध्रुवों से आती है, दूसरा तुलनात्मक ठंडी जो नीचे से आ रही है। गर्म में जलधारा होती है एक उष्णकटिबंधीय गर्म जो 0 डिग्री चलती है, एक तुलनात्मक गर्म जलधारा मैंने बताया था। अगर ठंडी जलधारा होगी तो क्या होगा, तापमान में कमी आएगी, तापमान में कमी तो लवणता में कमी, लवणता में कमी तो तापमान कम तो वाष्पीकरण की दर कम, वाष्पीकरण की दर कम यानी शुष्कता वृद्धि, और वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा में कमी होगी, मरुस्थल का निर्माण होगा और बर्फीली सतह का निर्माण होगा। वही गर्म में तापमान में वृद्धि तो लवणता में वृद्धि, वाष्पीकरण में वृद्धि, आर्द्रता में वृद्धि, वर्षा अच्छी होगी। ठीक है, तो आज हम
जलधाराओं को मैंने जितना कंप्रेसाइज करके बताने की कोशिश की, लास्ट फिगर में मैंने आपको सारी चीज़ें ऐड करने की कोशिश की हैं। हाँ, अगर आपसे कुछ चीज़ें मिस हो जा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम जब ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे तो आपके डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।